नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। समय हो गया है उस कार्यक्रम का जिससे आप सीधे जुड़ते हैं, जहां होती है उन मुद्दों पर बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। जनमत में आपका स्वागत है। जनमत में खास तौर से उन मुद्दों को लेकर जब हम आपके सामने आते हैं तो उन मुद्दों पर आप सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं उन सवालों के माध्यम से जो हम आपको पूछते हैं। एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर आप जाइए, उन सवालों को देखिए, उन सवालों से जुड़े हुए पोल से जुड़िए, नतीजे आप देखेंगे, परिणाम आप देखेंगे जनमत के दौरान। तो चलिए जनमत की शुरुआत करते हुए आज अब उन मुद्दों से आपका परिचय कराते हैं जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वक्फ बोर्ड पर लगाम लगेगी। इसलिए लगाम लगानी जरूरी थी क्योंकि वक्फ की मनमानी लगातार बढ़ रही थी और इसलिए सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की तैयारी कर ली है। कैसे लगेगी वक्फ पर लगाम, बताएंगे आपको विस्तार से। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रामनगरी में हुए उस दुष्कर्म की जिस पर खास तौर से सियासत जाली है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि तस्वीरें आप देख रहे हैं, दलित विरोधी कांग्रेस की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही कांग्रेस है जो बात तो दलितों की करती है लेकिन दलितों पर किस तरह से सियासत करती है इसका जिक्र भी होगा। दुष्कर्म पर सियासत की अगर बात की जाए तो खास तौर से रामनगरी में 12 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उस पर न्याय नहीं, सियासत ज्यादा हो रही है। और अब तो समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर डीएनए टेस्ट की मांग कर डाली है। दुष्कर्म पर यह सियासत क्या कहती है बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही साथ बात होगी बारिश की उस मुसीबत की। ये बारिश वाकई आफत बनकर आई है, उस मुसीबत की हम बात करने वाले हैं जहां पर प्रलयकारी तस्वीर आ रही है देश के कोने कोने से। खास तौर से अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो यहां पर प्रकृति ने जो रौद्र रूप दिखाया है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। विस्तार से करेंगे इसकी बात। इसके अलावा कांग्रेस बैकफुट पर है। क्यों है? क्योंकि वायनाड को लेकर जो परिस्थिति बनी ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, ये मानव जनित आपदा है। क्योंकि प्राकृतिक आपदा आने वाली है, इसे लेकर सरकार को पहले ही आगाह किया गया था, सरकार ने नजरअंदाज किया। नतीजा वायनाड में 400 से ज्यादा लोगों की मौत। इस मसले पर किस तरह से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है, राजनीति कैसे हो रही है, इसकी भी चर्चा होगी विस्तार से। लेकिन सबसे पहले उस बच्ची की बात कर लेते हैं जो इस वक्त एक ऐसी पीड़ा से जूझ रही है जिसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। गैंग रेप के बाद अब पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उससे पहले जबरदस्त सियासी रंग इस पूरे प्रकरण ने ले लिया है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मोहित खान का नाम आने के बाद से ही समाजवादी पार्टी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आधार बनाकर मोहित के बचाव में उतर पड़ी है। यहां तक हालात हो गए हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो उस पूरे मसले पर डीएनए टेस्ट की मांग कर डाली है, नार्को टेस्ट की मांग कर डाली है। सवाल यह है कि 12 साल की उस मासूम बच्ची को न्याय आखिर मिलेगा कैसे अगर हमारे देश में ही राजनेता इस ऐसे जघन्य अपराधों पर ही राजनीति करने लगे। कैसे सपा का असली चेहरा सामने आ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट। लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। मैं तो जो उसने कहा है पवन पांडे ने, मैं तो उसका समर्थन करता हूँ। उनका भी कराएं नार्को टेस्ट, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घटना को राजनीति का रूप दे रहे हैं, इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा लें। ये उसी समाजवादी पार्टी के नेता का बयान है जिसके नेता का दुष्कर्म आरोपियों पर बयान आया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। जिस पार्टी की नैतिक विचारधारा ही इतने बड़े अपराध को एक छोटी सी गलती मानती हो, उस पार्टी की तरफ से आरोपियों को संरक्षण देने की मांग उठना कोई हैरानी की बात नहीं है। अयोध्या मामले में रहे सपा नेताओं के बयानों ने मुलायम सिंह यादव के उस बयान के घाव को फिर से ताजा कर दिया है जिससे उन्होंने रेप आरोपियों के पक्ष में अपनी हितैषी भावना व्यक्त करते हुए कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, चाहे अपराध करना हो या अपराधी का संरक्षण। इस मामले में समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा से लेकर अपराध नीति तक सबसे आगे है। सपा नेता द्वारा नाबालिग के साथ गैंगरेप करने की घटना कोई अपवाद नहीं है। इससे पहले अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति दलित महिला के साथ गैंगरेप करने के राक्षसी कुकर्म में उम्र कैद काट रहे हैं।
2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने भी गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन तब उन राक्षसों पर समाजवादी पार्टी की मुलायम सरकार कैसे मेहरबान हुई थी सब जानते हैं। और ताजा मामले में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी द्वारा बयान और ट्वीट सामने आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि किस तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी आरोपी को बचाने के पूरे प्रयास कर रही है, फिर वो चाहे नार्को टेस्ट की मांग हो या फिर डीएनए की जांच हो। अब इस मामले में अखिलेश के ट्वीट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने रेप के आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। लोकसभा सांसद ने कहा कि दुष्कर्म के मामले में जिन लोगों पर आरोप लगाया गया, उनका डीएनए टेस्ट कराकर न्याय का रास्ता खोजा जाना चाहिए, न कि केवल आरोप लगाकर और राजनीति कर। अखिलेश ने आगे कहा कि जो भी दोषी है उसे कानून के मुताबिक पूरी सजा दी जानी चाहिए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर अब बीजेपी हमलावर है। का इतिहास यही रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग, उनके पदाधिकारी और नेता अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते रहे, लेकिन अखिलेश जी से अपेक्षा थी कि ऐसे कुकृत्य करने वाले, जघन्य अपराध करने वालों को संरक्षण देने की बजाय पार्टी से निकाल करके कठोर कार्रवाई है खुद ही अपनी ओर से आवाज देने का काम करेंगे। लेकिन अखिलेश जी, कि आपने कभी अपने जमाने में जो नामजद अपराधी है, मुख्य अभियुक्त है, जिसने पूरा अयोध्या, पूरा प्रदेश जान रहा है कि इनका पदाधिकारी है वो, जिसने उस नाबालिग लड़की के साथ कुकृत्य करने का काम किया, और उसको संरक्षण देने को तो डीएनए की बात कर रहे हैं। बड़ा ताज्जुब की बात है। क्या अखिलेश जी, आपने जब आप सत्ता में सीएम रहे तो कितने लोगों के डीएनए टेस्ट कराने के उपरांत उन पर कार्रवाई करने का काम किया था? सीएम योगी द्वारा भी इस मामले पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। बुलडोजर द्वारा बेकरी को ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी ये भी है कि आरोपी के घर को भी ढहाया जाएगा। एक तरफ बीजेपी का इतिहास रहा है, माफियाओं से लेकर कुकर्मियों तक सब पर कड़ी कार्रवाई होती है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का इतिहास आरोपियों को संरक्षण देने का रहा। और शायद यही कारण है कि समाजवादी पार्टी आरोपी मोहित खान पर हो रही कड़ी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है और नार्को टेस्ट की मांग कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को उस 12 साल की मासूम बच्ची की हालत पर विश्वास नहीं है, और आरोपियों को बचाने की आड़ में अखिलेश यादव इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें मासूम बच्ची का दर्द तक दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कार्रवाई कर रही है। अगर उनको भरोसा नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कि भगवान राम भी जब उनके ऊपर किसी ने ताना मारा तो वो भी अपना भेष बदल करके जाकर के जांच किए थे। तो अखिलेश जी भी जाके जांच कर लें उसके विषय में। क्या कहूँगा इस पर, तो जो घटना घटी है अयोध्या के अंदर नाबालिग बेटी के साथ, वो जिह्वा पर बोलना भी पाप जैसा लगता है। लेकिन आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के। अयोध्या के घटना इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन, उसका फायदा उठाना, समाजवादी पार्टी का नाम एक वहाँ के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना और वहाँ के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना। ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद, और उसकी वकालत पता है कोई भी हो, उसने आपके साथ फोटो खिंचा ली हो या मेरे साथ फोटो खिंचा ली हो, अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो अखिलेश यादव जी आज पीडीए भूलकर इस मोहित खान को क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे पहले डीएनए टेस्ट करवा दीजिए। क्या 12 वर्षीय बच्ची की बातों पर भरोसा नहीं है? उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी
ये बताइए कि यदि डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता है तो मोहित खान की टीम, जो जय सिंह राणा है, जो मोहम्मद राशिद है, वो जाकर उसके परिवार को धमका रहे हैं कि केस वापस लीजिए। ये क्यों किया जा रहा है? तो एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। देखिए, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का जो जुड़ा हुआ नेता है मोहित खान, उसका नाम सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। 12 साल की बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध किया गया, जिस आरोपी के द्वारा आज उसी आरोपी को डिफेंड किया जा रहा है, क्योंकि मसला तुष्टीकरण की राजनीति का है। और ऐसे में ही हमने खास तौर से आज आपसे एक सवाल पूछा था। हमने पूछा कि क्या वाकई दुष्कर्म के मामले में समाजवादी पार्टी घिर चुकी है? तो आप में से 93% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल इस मसले पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। हालांकि 7% लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए जनमत में अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। वो महाराष्ट्र जो इस साल, जिसके लिए ये साल चुनावी साल है, और यहाँ पर इसी चुनाव को, आगामी चुनाव को देखते हुए ही जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आगामी चुनाव से पहले ही सियासी लड़ाई यहाँ पर दिलचस्प हो चली है। जिस सियासी रण क्षेत्र में एंट्री हुई है इतिहास के ऐसे खलनायकों की, जिन्होंने इतिहास में हिंदुस्तान और हिंदुओं से न जाने कितने उन पर अत्याचार किए, उन पर कितने दुख दिए। खासकर कि महाराष्ट्र की अगर तस्वीर की बात की जाए तो यहाँ पर यही दुर्दांत आक्रमणकर्ता, ये आतताई किस कदर हावी रहे हैं, इतिहास इस बात का साक्षी है। जिनकी तुलना लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह से करके और देवेंद्र फडणवीस को खटमल बताकर उद्धव ठाकरे ने दरअसल नई सियासी लड़ाई छेड़ दी है। राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पुणे की एक रैली में उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया, जिन्होंने बीजेपी पर सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को तोड़कर सत्ता जिहाद में लिप्त होने का आरोप लगा दिया। उधर उद्धव ठाकरे का ये बयान केंद्रीय मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया था, जिस तंज से ठाकरे काफी भड़के हुए हैं। इस टिप्पणी का जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने शाह पर पानीपत की लड़ाई में मराठों को हराने वाले अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज होने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अमित शाह को औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर और सत्ता का जिहादी तक करार दिया। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को भी खटमल कहते हुए अंगूठे के नीचे कुचलने की भी बात कह डाली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों महाराष्ट्र का सियासी पारा चरम पर है, जहां इन दिनों पक्ष और विपक्ष जमकर एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की एंट्री हो गई है। वहीं नेताओं की इस जुबानी लड़ाई में औरंगजेब फैन क्लब, सत्ता जिहाद और खटमल जैसे शब्द साधारण हो गए हैं। महाराष्ट्र में जारी इस जुबानी लड़ाई की शुरुआत उद्धव ठाकरे ने की, जिन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए बीजेपी पर सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को तोड़कर सत्ता जिहाद में लिप्त होने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे का यह बयान केंद्रीय मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया था, जिस तंज से ठाकरे काफी भड़के हुए थे। इस टिप्पणी का जवाब देते हुए ठाकरे ने शाह पर पानीपत की लड़ाई में मराठों को हराने वाले अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज होने का आरोप लगा दिया। आगे ठाकरे ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में विभाजन का हवाला देते हुए और बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए बीजेपी को औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर और सत्ता जिहादी तक कह दिया। यही नहीं, बीते शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को खटमल कहते हुए अंगूठे के नीचे कुचलने की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने उल्टा उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर बताते हुए उनके मानसिक संतुलन पर सवाल खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच पक्ष विपक्ष की इन बयानबाजियों ने महाराष्ट्र की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है।
जहां इन दिनों उद्धव ठाकरे अपने कड़े तेवर के साथ बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे का यह नया रूप आगामी चुनावों में उनके और उनकी पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चुनावी सफर में ये चुनावी जुबानी जंग क्या गुल खिलाएगी, इस पर तो नजर बनी रहेगी। लेकिन आज सबकी नजर सरकार के उस बड़े फैसले पर हो रही जिसमें सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा कदम उठाने का मन बना लिया है। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर कैसे लगाम लगनी है, इसे लेकर सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने और उस पर कंट्रोल करने के अधिकारों पर सरकार अब रोक लगाना चाहती है। सूत्र ये कह रहे हैं कि कैबिनेट ने शुक्रवार शाम को वक्फ एक्ट में 40 बदलावों पर चर्चा की है, जिसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने वाले भी शामिल हैं, जो देश भर में लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति को कंट्रोल करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वक्फ एक्ट में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। उसके अनुसार वक्फ बोर्ड अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करती है तो उसका वेरिफिकेशन यानी सत्यापन कराना अनिवार्य रूप से मजबूती के साथ सामने होगा। अनिवार्य रूप से किया जाएगा सत्यापन। वहीं जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड और किसी आम व्यक्ति के बीच लड़ाई चल रही है तो उसमें भी वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रख दिया गया है। देखिए इसी पर हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। मोदी सरकार ने वक्फ एक्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है और वक्फ बोर्ड की अराजकता को काबू में लाने के लिए संसद में प्रस्तावित संशोधनों का बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक 5 अगस्त को संसद में पेश होने वाले इस बिल में वक्फ एक्ट में करीब 40 महत्वपूर्ण संशोधन शामिल होंगे, जो वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों को सीमित करेंगे और संपत्तियों के दावों की जांच को अनिवार्य बनाएंगे। संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा की गई या की जाने वाली संपत्तियों पर दावों का अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा। इससे पहले वक्फ बोर्ड की मनमानी के चलते कई विवाद उठ चुके हैं, जिसमें सरकारी जमीनों और प्राचीन संपत्तियों पर अतिक्रमण जैसे मामलों ने हलचल मचाई है। इसी वजह से मोदी सरकार अब इस निरंकुशता को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। दरअसल सालों से वक्फ बोर्ड ने विभिन्न विवादित दावे किए हैं, जैसे कि पूरे गांव को ही वक्फ संपत्ति घोषित करना और 5 स्टार होटलों पर दावे करना। सितंबर 2022 में तमिलनाडु में एक पूरा गांव वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था और अप्रैल 2024 में भाग्यनगर में एक नामी 5 सितारा होटल पर दावा ठोका गया था। इन घटनाओं ने वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों की पोल खोल दी है। 5 अगस्त 2024 को पेश होने वाले इस बिल का ऐतिहासिक महत्व भी है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल पेश किया था और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। अब वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए 5 अगस्त का चुनाव ये दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है। केंद्र सरकार की योजना के तहत वक्फ संपत्तियों की निगरानी जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाएगी और किसी भी वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ अपील केवल कोर्ट के पास की जा सकेगी। इससे सुनिश्चित होगा कि वक्फ बोर्ड के दावे और विवादों का समाधान समयबद्ध तरीके से हो। मोदी सरकार का ये कदम स्पष्ट संदेश है कि अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। लैंड जिहाद और अवैध संपत्ति दावों के खिलाफ ये एक महत्वपूर्ण पहल है जो न्याय और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी। इस महत्वपूर्ण बदलाव के साथ भारत की कानून व्यवस्था फिर से एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगी। मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो देश की सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को प्राथमिकता देती है और इस आक्रमण के जरिए वक्फ बोर्ड की मनमानी को समाप्त करने का संकल्प ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो
अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने ये ठान लिया है कि वक्फ पर लगाम लगाना जरूरी हो गया। और केवल सरकार ने ही नहीं ठाना है, दरअसल जब हमने आपके सामने ये प्रश्न रखा तो देखिए आपका जवाब क्या आया है। हमने आपसे पूछा था कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर क्या लगाम लगाना जरूरी हो गया है, तो आप में से 97% यानी 97% लोग ये कह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि बिल्कुल वक्फ जिस तरीके से मनमानी कर रहा था उसके अधिकारों पर लगाम लगाना जरूरी है। और ऐसे में 97% लोग ये मानते हैं, लेकिन 3% लोग ऐसे भी हैं जो इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए जनमत में अब बात होगी मॉनसून की, जो अपने चरम पर है और भारी बारिश से देश भर में तबाही मचा रखी है। वायनाड में तबाही के बाद अब भी कई लोग लापता हैं। वहीं पुणे में लगातार बारिश और बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद भारतीय सेना ने एकता नगर इलाके में राहत कार्य चलाया हुआ है। हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही आई है, तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश के कारण भारी जलभराव है। मध्य प्रदेश में सामान्य से 58% अधिक बारिश हो चुकी है, जिसके कारण कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने की घटना के बाद से ही 114 सड़कें बंद हैं, 80 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। बादल फटने से कुपाता ब्रिज बह गया है, जिसे लेकर उसे सेना ने जल्द ठीक करवाने का आश्वासन दिया है। यानी चारों तरफ मॉनसून ने तबाही मचा रखी है, कहीं बादल फट रहा है तो कहीं नदियां उफान पर हैं, लोग बेहाल हैं, मौतें हो रही हैं, लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ प्रकृति जन है या फिर इसके पीछे मानव की बढ़ती हुई विकास की महत्वाकांक्षा है। जिस तरीके से लगातार विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है, उसके बाद प्रकृति का ये रौद्र रूप मानव समाज को ही झेलना पड़ रहा है। सवाल यह है कि एक तरफ तो प्राकृतिक आपदाओं का जो ग्राफ है वो बढ़ चुका है, उसके पीछे भी मानव जिम्मेदार है। लेकिन अगर प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से ही जानकारी हो और उस जानकारी के आधार पर व्यवस्थाएं न की जाए, प्रबंधन न किया जाए, तो परिस्थिति जो खराब होती है उसके लिए जिम्मेदार भी प्रशासन ही होता है। और ऐसे में बारिश के बाद जो परिस्थिति बन रही है, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि क्या बारिश पर सरकारी कुप्रबंधन भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। तो आप में से देखिए 83% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल अगर कुप्रबंधन ऐसे ही होता रहा तो भविष्य बहुत खतरे में है। हालांकि 17% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। एक तरफ मॉनसून से देश भर में स्थिति बिगड़ती जा रही है, वहीं वायनाड में आई भूस्खलन ने बहुत बड़ी तस्वीर सामने रखी, दुखद तस्वीर सामने रखी। वायनाड भूस्खलन हादसे ने भारत के साथ साथ दुनिया को भी झकझोर दिया है। यह भूस्खलन हादसा अब तक 400 से ज्यादा लोगों की जिंदगी लील चुका है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है, लेकिन इस हादसे ने इंडी गठबंधन के सुशासन की पोल खोलकर रख दी है। अपने आप को सुशासन का बादशाह कहने वाले पी विजयन की सरकार पर इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या यही है वामपंथी सरकारों के सबके साथ सुशासन की असलियत? क्या 400 से अधिक लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है? जहां इस आपदा ने लोगों की जिंदगी को लील लिया, वहीं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर इस आपदा के दिनों को यादगार बताकर इनकी मौत का मजाक उड़ा रहे हैं। कब तक ये मौत का खेल चलता रहेगा और अव्यवस्थाओं का शिकार निर्दोष लोग होते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो परिस्थिति वायनाड में खराब होती है और इसके बाद सियासत होती है, और सियासत के बीच में कांग्रेस की ऐसी सोच सामने आती है जो कांग्रेस को बैकफुट पर लेकर जा रही है। और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न भी हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वायनाड हादसे से बैकफुट पर कांग्रेस आ गई है? तो देखिए, आप में से 88% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल वायनाड हादसे ने कांग्रेस की पोल खोल दी है, बैकफुट पर कांग्रेस है। हालांकि 12% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए अब आपको वायनाड से निकलकर छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 5 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ऐतिहासिक बोरमदेव मंदिर आना हुआ। 5 अगस्त को वो दरअसल आने वाले माफ कीजिएगा, वो पहुंचे हुए थे
इस प्रस्तावित कार्यक्रम में सीएम साई हेलीकॉप्टर से लगभग 7 बजे भोरम देव पहुंचे। ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम साई के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम साई ने हेलीकॉप्टर से भोरम देव मंदिर पहुंचकर पवित्र सावन मास में पदयात्रा कर जलाभिषेक करने आने वाले हजारों कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। इसके बाद भोरम देव बाबा का विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजा अर्चना जलाभिषेक के बाद लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच सीएम विष्णुदेव साई और डिप्टी सीएम सीधे कवर्धा के ऐतिहासिक पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पर विशेष पूजा और अभिषेक कर पूजा अर्चना उन्होंने की। दरअसल सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पूरे महीने कबीर धाम, पड़ोसी जिले मुंगेली, बेमेतरा, खैरागढ़, राजनांदगांव सहित मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कांवड़ियां पदयात्रा कर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और पर्यटन महत्व स्थल कबीर धाम जिले के बाबा भोरम देव मंदिर, बूढ़ा महादेव मंदिर और डोगरिया के प्राचीन जालेश्वर शिवलिंग में जलाभिषेक करने हजारों की संख्या में आते हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो छत्तीसगढ़ पहुंचकर बाबा भोले का आशीर्वाद लिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने। और चलिए इसी के साथ जनमत में अब आपसे अनुमति लेने का समय आ गया है, लेकिन जाते जाते आपसे जरूर ये कह के जाएंगे कि प्रकृति बार बार संदेश दे रही है, बार बार संकेत दे रही है कि सावधान हो जाओ, प्रकृति का उपयोग करो, प्रकृति का उपभोग मत करो, क्योंकि जब उपभोग होता है तो नतीजे कैसे होते हैं ये पूरा देश देख रहा है। आकलन जरूर करिएगा। जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।